हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम में ना पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई एक हद तक भूल सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी है और कुछ मेथोडोलॉजी है वो आपको परीक्षा हॉल में इतना काम देगा ना कि आपके नंबर को बूस्ट कर सकता है। और वो नंबर कितना जाएगा वो सिर्फ अंकों में मैं दिखा रहा हूँ, 15 से 20, हो सकता है वो 5 से 10 भी जाए और हो सकता है वो 50 नंबर भी जाए। तो ये सारा मेथोडोलॉजी जब आप विकसित कर लीजिएगा ना तो एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि लास्टली जीतना तो एग्जाम हॉल के अंदर ही है ना। कितनों पढ़ लीजिए, अगर वहाँ आप डील ही नहीं कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको केंद्र में रखकर बनाया गया है, कल के एग्जाम को केंद्र में रखकर बनाया गया है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत फ्रूटफुल है ये वीडियो और आपको वो जो चाहिए वो आपको ये दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 बीपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं, एक ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी रहेगी अभी हमको नहीं पता है। बीपीएससी चेयरपर्सन बोले हैं कि हम 69 से थोड़ा ज़्यादा ही टफ करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए टफ होने का भी अपना अपना नज़रिया है। किसी को तथ्य टफ लगता है, किसी को कॉन्सेप्ट टफ लगता है, तो ये तो निर्भर करता है कि चेयरपर्सन कैसे टफ देख रहे हैं। ठीक है, किसी को तो ये भी नहीं पता है कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन आया और किसने एस्टेब्लिशमेंट किया है, उनको नहीं पता है, लेकिन उनको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। तो ये अंतर पड़ता है व्यक्ति के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार कि कैसे क्या काम करना है। तो आप प्रश्न पत्र और आपके बीच संवाद का जो केंद्र बिंदु है वो आपका एग्जाम हॉल है और वहाँ कोई नहीं रहेगा, आप और आपका प्रश्न पत्र। और यही दोनों मिलकर अगर कल का दिन बेहतर कर दिए तो आगे आने वाला दिन आपका बेहतर होगा। और एक बात तो समझ के चलिए कि इस बार कंपटीशन बहुत कम है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार कंपटीशन कम है। उसके पीछे कई सारे रीजन रहे, रात में ही बात कर चुका हूँ, दोबारा नहीं बात करूँगा। लेकिन अगर आपके प्रश्नों की प्रवृत्ति को एक आकलन के आधार पर हम लोग देखें तो 3 लेवल का प्रश्न रहता है। ईजी रहता है, मॉडरेट रहता है और टफ रहता है। मैंने पहले ही बोला था कि ईजी क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। मॉडरेट और टफ के बीच फाइट चलता है। तो एक बार में जो क्वेश्चन आपसे बन जाए उसको इजी कहते हैं। इजी उसको नहीं कहते हैं कि भैया एकदम आ गया ऐसा तथ्य कि हमको याद है लेकिन दूसरे को याद नहीं है। इजी वो क्वेश्चन जो आपसे बन जाए उसको इजी कहूँगा मैं। ठीक है, और मुझे लगता है 150 में अगर आप अच्छा से तैयारी किए होंगे तो 50 से 60 मिनिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा और ये 70 तक भी जा सकता है। ये तो निर्भर करता है आप पर। तो एक बार में जो बन गया वो इजी क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखें, एग्जाम हॉल में बहुत ज़रूरी है ओएमआर भरने पर ध्यान दें। देखिए जो होता है गोला, कोई क्या करता है ऐसे भर के छोड़ देता है अधूरा। अब इसको जब स्कैन किया जाता है तो ये वहाँ पर लेता नहीं और इसी कारण कहते हैं कि हम इतना सही करके आए हैं कि कैसे नहीं। आप गोला भरने में पूरा सतर्क रहें, पूरा भरा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। रोल नंबर हो गया, आपका कोड हो गया, ये सब भरने में कभी भी कंजूसी ना करें और ध्यान इधर उधर ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एग्जाम देने के बाद भी आपको पता नहीं रहेगा कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। दूसरा मॉडरेट क्वेश्चन होता है। मॉडरेट का भी 2 लेवल है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट में बन जाएगा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, और एक टफ लेवल तो होता ही है। तो जो बन रहा है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, जो नहीं क्वेश्चन बन रहा है उसके लिए वीडियो है, और उसी को हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको तुक्का विधि भी नाम सुनिएगा, कहीं तुक्का विधि भी बोला जाएगा। तो ये तो निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर में इसको देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। एलिमिनेशन मेथड पर जाने से पहले आप टारगेट फिट कीजिए कि आपको कितना करना है अचीव, कितना नंबर लाना है। आपको टॉपर नहीं बनना है बीपीएससी में, ये ध्यान रख के जाइएगा, नहीं तो फिर मोरल डाउन हो जाएगा। आपको कट ऑफ पार करना है, सिंपल बात है। अभी तक जो कट ऑफ रहा है 91 के आसपास रहा है। इस बार सीट भी ज़्यादा है, रिजल्ट भी ज़्यादा रहेगा, तो कट ऑफ कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़रूरी है एग्जाम हॉल में कि आपका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है, मतलब आप कितना एक बार में सही कर पाते हैं। अगर एक बार में ही आप 90 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपको रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन 90 क्वेश्चन में कितना सही होगा, इसमें 10 क्वेश्चन ऐसा मान के चलने की गलत हो सकता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि 100% आपका एक्यूरेसी रेट रहे, कुछ ना कुछ तो गलती रहता है।
तो इसलिए अब आगे का गेम आप अगर 90 मान रहे हैं तो 20 से 30 क्वेश्चन का गेम खेलना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपका 60 से 70 सही हो रहा है तब तो आपको 50 क्वेश्चन का आपको लेकर चलना है बोनस पॉइंट, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत कुछ निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना है। सिर्फ क्वेश्चन बना देने से नहीं जाएगा, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, बल्कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए स्ट्राइक रेट यानी एक्यूरेसी पावर पर आपको ध्यान देना है। और इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का नेचर आसान है या हार्ड है। आसान है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर हार्ड है तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ। अच्छा, एक पूछते हैं कि कैसा क्या हो सकता है, तो अगर हार्ड है तो 110 क्वेश्चन तक अगर आप अटेम्प्ट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आसान है तो 125 से 130 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। ये निर्भर करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा आएगा। और आप ये मान के चलें कि अगर आपको टफ लग रहा है तो दूसरे को भी टफ लगेगा। तो इसी के आधार पर मैंने बोला है कि आपका टारगेट होना चाहिए 85 से 88, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद इस बार नहीं है। और इसके आधार पर 115 से 120 निगेटिव मार्किंग को अगर आप मतलब ये मान के चलते कि नहीं मेरा बहुत स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी पावर है, तो 115 क्वेश्चन काफ़ी हो जाता है, 110 क्वेश्चन काफ़ी हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, अभी तक हमको 60 नंबर 50 नंबर 70 नंबर ही आया है, तब आपको रिस्क लेने का क्षमता, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ होने की संभावना तो बनता है। तो वहाँ आप अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर से इसको याद रखिएगा, आसान है या हार्ड है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आप जो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते थे, पीटी आप क्वालिफाई कर सकते थे, वो नहीं कर पाएंगे। सवाल बनाते समय क्या ध्यान में रखना है, तो मैंने बोला पहले बार रात में ही बोला और अभी बोल रहा हूँ, 150 क्वेश्चन पहले तो आपको डील करने आना ही चाहिए, मतलब आपको 150 क्वेश्चन तक पहुँचना है। पिछले बार कई छात्रों का यह शिकायत रहा कि सर हम लोग 120, 125, 130 ही पढ़ पाई हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ पाया हूँ, उससे ज़्यादा मैं छोड़ दिया हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो ये सबसे बड़ा एरर है और यहीं से आपका रिजल्ट रुक जाता है। आपको 150 क्वेश्चन पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा। और मैंने बोला अभी मैं नीचे बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका करने का कैपेबिलिटी है या नहीं है और उसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी है या नहीं है। दूसरा, आसान सवाल गलत ना हो। तीसरा, रिस्क लास्ट में लें, शुरू में ना लें। यानी एलिमिनेशन मेथड का जो बात हम लोग करने वाले हैं वो शुरुआत में नहीं, वो बाद में होता है। कैसे होता है, तो हम लोग खेलते हैं इस गेम को, शुरुआत करते हैं राउंड 1 से। राउंड 1 में आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको 150 क्वेश्चन तक पहुंचना है, और जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसको करते चले जाना है। तो राउंड 1 में आपको पता चला कि 60 से 70 क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट एकदम सही हो रहा है, उसमें से 5 क्वेश्चन हम घटा के 10 क्वेश्चन घटा के चलेंगे कि इतना तो सही ही हो रहा है। 60 से 70 कम से कम, अगर आप 80-90 तक पहुंच जाते हैं तब आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और आपको सेकेंड राउंड में ज़्यादा संभल के खेलने का ज़रूरत है, क्योंकि अब आपका एकदम स्टेबल पोजीशन पर है। जिनका स्टेबल पोजीशन पर नहीं है, जिनका 50 आया है, किन्हीं का 40 आया है, किन्हीं का 60 आया है, तब यहाँ से रिस्क होता है। तो जो बना लिए हैं उस पर कन्फ्यूज ना हो। एक और चीज़ होता है कि राउंड 1 में हम बना लिए हैं और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया ऐसे होगा कि वैसे होगा। पहला राउंड खेलते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आप टिक कर दिए हैं उस पर अब 50 बार विचार नहीं करना है। 50 बार विचार कीजिएगा, क्वेश्चन गलत होगा, फिर आपके लिए डिमेरिट होगा। तो प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, नहीं वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होता है, स्टेटमेंट वाइज में ज़्यादा की दिक्कत होता है, आपका जो मिलान करने वाला होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। तो समझ के पढ़ के अच्छा से कर लें पहले बार में। दूसरे बार के लिए आप उसको मत रखें, और दूसरा बार में उसको पढ़े भी नहीं, देखे भी नहीं, क्योंकि टाइम लैप्स होगा, फिर आपका जो क्वेश्चन बन सकता था नहीं बनेगा। तो राउंड 1 ऐसे खेल लिया आप। अब आते हैं राउंड 2 में, जो एलिमिनेशन मेथड में कह रहा हूँ। देखिए, हर किसी खेल को खेलने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो आप में अगर एनालिटिकल पावर है, आप में नॉलेज है और शब्द पर समझ है, जैसे कई क्वेश्चन में देखिएगा केवल दे देता है, तो ये केवल वाला जो स्टेटमेंट होता है वो गलत ही होता है, सामान्यतः गलत ही होता है। कहता है सिर्फ यही, तो ये ऐसे तरह के क्वेश्चन जो समानता गलत होते हैं, ठीक है। तो ये आपको शब्दों का खेल समझना होगा। कहीं कहीं आपको स्टेटमेंट में नहीं देता है, कहीं बोलता है सही, कहीं बोल देता है गलत, कहीं बोल देता है असत्य। ये ऐसे पॉइंट को भी आपको समझना होगा। देखिए, बहुत ही माइल्यूट तरीके से मैं बता रहा हूँ जो आप एग्जाम हॉल में गलत कर सकते हैं। और चूंकि इतना दिन से आपका इतना प्यार मिला है, तो और मुझे लगता है कि आप सबका भागीदारी और आपका सबका एग्ज़ाम अगर
अभी तैयारी आप नहीं सोच पा रहे हैं कि मेरा है, तो उसके पीछे ये आंदोलन भी रहा है, ये समय भी रहा है, आयोग की जो कमियां रही हैं वो भी रही है। तो अगर आप हर एक छोटे से छोटे बिंदु पर ध्यान देंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो शब्दों को देखना बहुत जरूरी है, शब्दों पर समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर वहीं से निकलेगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी डील करूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये बात आप मान के चलिए, एलिमिनेशन मेथड कुछ नहीं है, बल्कि 50-50 पर अगर आप हैं, 50% पर आप हैं किसी क्वेश्चन पे, तो वहाँ जो गेम चलता है वो एलिमिनेशन है। वही तुक्का विधि है कि भैया इस ए को मारें या बी को मारें या सी को मारें या डी को मारें। अब ये एलिमिनेशन मेथड है, हम 2 बार पहले ही कट कर दिया। अब नीचे मैं बताऊंगा कैसे। अब ये और ये है, तो यहीं से हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि 50-50 का चांसेस है। पहले 25% का चांस था एक ऑप्शन में, अब 50-50 का चांस है, तो यहाँ तो रिस्क ले सकता है इंसान, यहाँ एलिमिनेट करके चीज़ें पहुँच सकता है, और बहुत सारा क्वेश्चन एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। और वो कैसे? 1 मिनट रुक जाइए, नीचे मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। जैसे अभी आपके सामने 69 का कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं डील करूँगा, और आप देखते जाइएगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था। जैसे यहाँ कथन बाबर को लेकर है, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हो गया, तो उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप मतलब भारत की बात किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए शब्दों का समझ बहुत जरूरी है। बारूद का आगमन हुआ, तो बिल्कुल गलत। बारूद की बात पहले से ही भारत में हो रहा था, और आप देखिएगा जब बाबर नहीं आए थे तब भी यहाँ पर बारूद का प्रयोग हो रहा था युद्धों में। अच्छा, मेहराब और गुंबद तो हमारा प्राचीन कालीन ही व्यवस्था के तहत चला आ रहा है, इसको आके मध्यकालीन में थोड़ा थोड़ा और उभार देखने को मिला, तो ऐसा नहीं है कि वास्तुकला नहीं। अब देखिए ये आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो बाबर के परिप्रेक्ष्य में गलत है, ये भी आपको लग रहा है कि गलत है। अच्छा, अगर ये नहीं भी लग रहा है तो ये 1 मिनट के लिए इसको हम मिटा देते हैं कि आपको ये भी नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये भी हम क्रॉस कर देते हैं। अब आते हैं जो बाबर के समय हुआ है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। देखिए बाबर के समय हमने एक चीज़ पढ़ा था कि प्रथम भी जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें सबसे पहले तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था, ये तो आपको सबको पता है। और आपको नीचे बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। अब ये बात हमको पता है तो ऑप्शन में जाते हैं। एक आंसर हमको सही कथन की बात कर रहा था, चौथा नंबर कथन तो बिल्कुल सही है। तो अब एलिमिनेशन का खेल देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ये तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आते हैं कि क्या आते, चौथा नंबर तो सही है, तो चौथा नंबर में सही कौन कौन सा है? ये है, और बाकी तो ये और ये है ही नहीं। तो यहाँ तो आंसर निकालना बड़ा आसान हो गया, यहाँ तो आंसर निकालना बड़ा आसान हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं बोला तो कथन एकदम गलत है, ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। 1 2 3 कह रहा है, चौथा नहीं कह रहा, तो सही कथन पूछ रहा है, तो ये भी गलत है। 1 2 कह रहा है, चौथा नहीं कह रहा है, तो आपका ये आंसर होगा, और आप जाके मिला लीजिए आंसर ये है या नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है, मिलान करना है। देखिए इसमें बीपीएससी ने खेल क्या खेला है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सूची 1 में 3 दिया है, सूची 2 में 4 ऑप्शन दिया है। अब आपको इसमें से छांटने आना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता है, आपको ये नाम तो बहुत अच्छे से पता होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ये पता होगा आपको। तो बी का 1 होगा, तो बी का 1 होगा, यानी हम लोग पहुँच गए बी के 1 पर। तो बी के 1 में कौन है? तो ये सिर्फ बी है। अब तो इसमें ज़्यादा आपको खोजना नहीं है, इस तरह क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ठीक है। बाकी आत्मीय सभा का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है? भारत सेवक समाज का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है? आपको अगर ये नहीं भी जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम एक ऑप्शन से ही आंसर तक पहुंच गए। ये आपने देखा ना, तो बी का 1 है, तो यहाँ 1 तो किसी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। अच्छा एक और चलते हैं, देखिए बड़ा आसान है, नेट मीटरिंग की बात किया जा रहा है। तो देखिए अभी तक स्मार्ट मीटर बिहार में बहुत लग चुका है, और उस समय भी बहुत चर्चा में था। अब नेट मीटरिंग है, यानी कहीं ना कहीं इसको इंटरनेट से जोड़ने की बात हो रही होगी, या किसी घटनाक्रम से जोड़ने की बात हो रही होगी, लेकिन ये तो है मीटर से ही। अब घरों की रसोई की पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाएगा, मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना होगा, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना करना होगा। अब देखिए नेट मीटरिंग है, यहाँ से एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अब देखिए नेट मीटरिंग मतलब अब मीटर में कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या होगा? बिल पहुंचता है, तो बिल होता है। तो इस तरह आप आंसर आप विश्लेषण करके आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिमाग आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को समझ जाएंगे। तो ऊर्जा से संबंधित है, मीटर किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है। तो ऊर्जा का बात इसमें किस में किया जा रहा है? तो सिर्फ डी में किया जा रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं।
देखिए ये समझ पर आधारित है। मैंने बोला कि एलिमिनेशन ऐसे ही नहीं कि वो उठ के आया और एलिमिनेट कर दिया, नहीं, ये एक प्रॉपर समझ पर। जैसे इस क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, देखिए ये आपके ज्ञान का स्तर चेक करेगा। जैसे हम सबको पता है कि होम रूल आंदोलन की बात किया जाए तो 1916 में, और इसको 2 लोग चला रहे थे, ठीक है। सूरत विभाजन की बात किया जाए तो आप इतिहास अगर पढ़ें तो ये तो जरूर पढ़े होंगे 1906 में या 1907 में। ये बताइए 1906 या 1907, क्योंकि किताब के स्तर पर आपको दिखाई देगा अलग अलग, क्योंकि आपके ध्यान में रह सकता है कि 1906 में भी तो बवंडर मचा था, लेकिन याद कीजिए उस समय किनको अध्यक्ष बनाकर रोक दिया गया था, तो ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी। फिर 1907 में जो अधिवेशन हुआ, गरम दल नरम दल तो आमने सामने आ गए। तो ये दोनों किताब में दिया हुआ रह सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप मान के चल रहे हैं कि 6 और 7 हमको याद है, देखिए ऐसे ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और एग्जैक्ट याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। खेड़ा सत्याग्रह को लेकर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, 1918 में हुआ। मिंटे मार्लो जो सुधार है वो हम सभी पढ़े हैं कि 1909 में हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, अगर हमको कोई भी एक ऑप्शन नहीं पता तब भी हम लोग पहुंच सकते हैं आंसर तक या नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहले इसमें किस घटना को दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले है सूरत अधिवेशन, तो हम लोग 2 तक पहुंचेंगे। तो 2 हो जाएगा पहला, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड काम कैसे करेगा। अब हमारे सामने 2 ही हैं, और अगर 2 नहीं रहता तो फिर बैक के 3 से मिलाते, है ना। तो पहला तो हमारा हो गया, फिर हमारा चौथा हो जाएगा, क्योंकि सूरत के बाद हुआ है मिंटो मार्लो 1909 में, तो दूसरा और चौथा। अब देखिए 2 ऑप्शन के बाद ही हमारा आंसर पहुंच गए हम कि आंसर क्या होगा। एक और यहाँ पढ़ते हैं, देखिए जीभ के स्वाद वाला ये अनुपम तरह का प्रश्न था जो दिया गया था। हम लोग ये अब क्या कह रहा है कि सही उत्तर तक पहुंचना है कि जीभ का स्वाद कौन नहीं होता है, इसमें जीभ का स्वाद कौन नहीं है। अब ये देखिए यहाँ में कंट्राडिक्शन कर सकता है दिमाग, ये बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जीभ का स्वाद नहीं है, तो देखिए मीठा तो लगता है हमको, लगता है ना, अच्छा कड़वा भी लगता है हमको, नमकीन भी लगता है हमको। अरे मसालेदार कौन सा स्वाद होता है भाई, मसालेदार कोई स्वाद है? तो पहले तो ये हो गया कि ये नहीं होता है। देखिए एकदम दिमाग अपने आप काम करेगा। अब चौथा नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा, तो चौथा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और ये सॉरी आंसर आपका कौन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं है पूछ रहा है। तो 1 3 4 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने देखा वो है, तो 4 और 7 यहाँ देखिए अपने आप आंसर तक आप पहुँच गए। तो इसको कहते हैं एलिमिनेट करना और आंसर तक पहुँचना, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगे। अब देखिए इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो तो अच्छे से काम करेगा, ये बात। आगे का कंप्यूटिंग सिस्टम विकसित होगा, ये भी अच्छा है। नेटवर्क बोल रहा है, स्लाइसिंग हमको नहीं पता है नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, लेकिन नेटवर्क बोल रहा है, और 5G आने के बाद नेटवर्क में तो सुधार होगा ही, स्पीड तो बढ़ेगा ही। तो इसमें आपको तीनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे सोचना है। अब देखिए ना चौथा नंबर क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल बोला जा सकता है, 1857 के विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे, यानी विफलता यानी असफलता। और जहाँ हिंदी में टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो वहाँ इंग्लिश में चले जाइए, सिंपल बात समझ लीजिए। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि उनका अगर सैन्य श्रेष्ठता नहीं रहता तो हम हरा देते कब का। एकीकृत कार्यक्रम नहीं होना ये भी सही है, कभी मेरठ में इस समय हो रहा है, दिल्ली में उस समय हो रहा है, कानपुर में अलग समय हो रहा है, तो समय इरा अलग अलग रहा है, इसलिए अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव बिल्कुल सही है, सभी लोग नहीं थे, वो लोग जो थे जो शासन के साथ जुड़े हुए थे, राजा के साथ जुड़े हुए थे, तो तीनों सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, देखिए ये कहता है अंतरिक्ष मिशन है और ये खोज है, और हम सबको पता है जूनू को लेकर तो बहुत चर्चा रहा था कि बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, तो बी का आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 किस में है देख लेते हैं। बी का ऑप्शन 1 3 में है, यानी ए बी सी में से कोई एक हो सकता है, ये बात निकल के सामने आ गया। चौथा ऑप्शन कट गया, पहले इसको कहते हैं एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कि जूनू के बाद हो जाएगा कि हमको किसी एक का और पता होना चाहिए। आर्टेमिस बहुत चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, क्योंकि मंगल पर हम लोग मानव अंतरिक्ष उड़ान से मंगल ग्रह तक की बात कर रहे थे, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक जाने की बात कर रहे थे, यानी मानव बस्ती बताने की बात करते हैं आर्टेमिस के द्वारा। तो सी का चौथा, अब सी कराते हैं, देखिए 3 ही ऑप्शन था, अब सी का चौथा है तो ये नहीं है, लेकिन ये दोनों है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आते हैं कैसिनो ह्यूजेंस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, या वेरिटास के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, या ये ऑप्शन बचा है और ये ऑप्शन बचा है, बाकी 1 और 4 तो हो गया है। तो कैसिनो ह्यूजेंस
की बात किया जाए तो ये शनि और उसके वलय के, अब यहाँ नहीं है तो यहाँ 50-50 पर भी देख सकते हैं। और इसी को कहते हैं तुक्का विधि कि भैया आप दोनों में से हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये जय माता दी करके ये लगा दिए, ये लगा दिए, ये हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और वेरिटास के बारे में जानेंगे, शुक्र ग्रह से संबंधित है, तो डी का अगर 3 होगा तो आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इसको कहते हैं तुक्का विधि या एलिमिनेशन मेथड, जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप इस बात को समझे होंगे, जाने होंगे और इस चैनल के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए हमारे साथ। धन्यवाद।